नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय से संकल्प पत्र मोदी की गारंटी पेटी की लॉन्चिंग की है। वहीं इस दौरान टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, संघ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की पार्टी है, इसलिए बीजेपी का घोषणा पत्र आम आदमी के सुझावों पर ही बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर उनसे पत्र भरवाएगा और जो भी सुझाव लोग देंगे उन्हें सुझाव पेटिका के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाएगा, जिसके आधार पर बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार होगा। आप समझ सकते हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये आम आदमी की पार्टी है और आम आदमी के सुझाव हमें मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए समाज के तमाम वर्गों से जाकर के पार्टी के कार्यकर्ता उनके सुझाव लेंगे और जो सुझाव पेटिका है उसमें वो सुझाव डालेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। उसमें प्रेस पत्रकारों के समूह हैं, वकीलों के समूह हैं, विद्यार्थियों के समूह हैं, कर्मचारियों के समूह हैं, मजदूरों के समूह हैं, महिला समूह हैं, ऐसे 24-25 तरह के ऐसे समूह हैं। उनसे बातचीत करके और उनसे प्रपत्र भरवाया जाएगा और फिर उसके आधार पर जो संकल्प 2024 जो होगा वो उन सुझावों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने पूरे देश में इस बार 400 पार के नारे के साथ तैयारियां तेज कर दी है, तो वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार जीत दर्ज करने के लिए चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी देना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि नैनीताल लोकसभा सीट को फिर से जीतने के लिए सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है, तो वहीं कार्यक्रम की रूपरेखा को अमली जामा पहनाया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगामी 2 मार्च को हल्द्वानी में होने वाले क्लस्टर सम्मेलन में न आ पाने के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था वो स्थगित हुआ है। ये कलेक्टर का कार्यक्रम अगली बार होगा, शीघ्र ही होगा। और मैं कहता हूँ कि हम युवाओं की दोनों सीट अल्मोड़ा लोकसभा, नैनीताल लोकसभा पिछले बार के मतों से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। आप निश्चित मानिए, जितना अभी मेरा प्रवास हुआ तो मैं देखता हूँ कार्यकर्ताओं में जहाँ भारी उत्साह है वहाँ जनता में भी भारी उत्साह है और सब लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और लगातार समाज के बीच में और जनता के बीच में रहती है। इसी निमित्त अभी चुनावी प्रक्रियाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उसी प्रक्रिया निमित्त अपनी रचनाओं को करते रहती है। इसी तरह जो है हमारे पहले प्रदेश के प्रभारी बने, इसके बाद लोकसभा के प्रभारी बने और अब विधानसभाओं के प्रभारी, नवनियुक्त प्रभारी बने हैं और आज यहाँ उन प्रभारियों का हमने सम्मान किया। इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रकोष्ठ गठित हुए थे, प्रकोष्ठों के जिला संयोजक भी आज बने, तो उनका भी हमने जो स्वागत समारोह यहाँ पर संपन्न हुआ उनको भी हमने माल्यार्पण करा। इसके बाद जो हमारी अभी मंडलों की इकाइयां प्रकोष्ठों की बननी है, उस निमित्त भी हमने आज यहाँ दिशा निर्देश इनको जारी करे जी। और इसके साथ साथ ही जो अभी आगामी हमारा 2 तारीख को होने वाला कार्यक्रम था, उसके स्थगन की भी सूचना हमें अभी आई है। उसकी नई डेट जो शीघ्र ही आएगी, कुछ अभी कुछ रहे होंगे कारण, जिसके कारण से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ आना संभव नहीं हो पाया। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा में विनियोग विधेयक पास कराने के साथ ही विधानसभा के बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने संख्या बल के आधार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी की है और विपक्ष की आवाज को दबाकर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका है जब राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता सदन का धन्यवाद उद्बोधन नहीं हुआ और उसके बाद बिना चर्चा के ही विनियोग विधेयक को पास कर लिया गया। जो बजट में चर्चा में हमें भाग लेना था, सभी सदस्य, माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और सरकार की नीयत, सरकार की मंशा से साफ जाहिर हो रहा था कि ये सदन को ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। ये हमें उत्तेजित कर रहे थे,
इस तरह का वातावरण बना रहे थे जिससे कि सदन में व्यवधान हो और हम वॉकआउट करें और ये बजट पास कर लें। आज हमारे माननीय सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा से निवेदन किया, अनुरोध किया कि विपक्ष के माननीय विधायकों को भी अवसर मिलना चाहिए। सभी को सुना गया और कल आपने देखा होगा, कल हम 11:30 बजे रात तक बैठे थे क्योंकि हर एक विधायक बोलते हैं, विपक्ष के सदस्य जो हैं वो हर टॉपिक पे बोलते हैं और हम उनको बोलने का समय देते हैं। तो इस तरह की बात कहना कि हमको बोलने नहीं दिया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आज उन्होंने, जब वो सदन में नहीं थे, उनका नाम लिया गया, अगर वो अंदर आते तो उनको अवश्य बोलने का समय दिया जाता, लेकिन नाम बोलने पर भी जब वो अंदर सदन में नहीं पहुंचे तो आप लोग जानते हैं जो परंपरा है, जो सदन की जो जिस तरह से कार्रवाई होती है, अगर नाम लेने पर वो अंदर नहीं पहुंचे तो दूसरे पे जाते हैं और उसके बाद वो जब नहीं पहुंचे तो फिर हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको बारी दी गई। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा का बजट सत्र आज पूरा हो गया, मतलब संपन्न हो गया, और जो मुख्य बिंदु माननीय राज्यपाल का अभिभाषण वो सदन से पारित हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव, और जो हमारा बजट था, बजट सत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें जो बजट मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसपे चर्चा का विषय जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा कल लगभग 1.25 घंटा उन्होंने उस पर बोला और आज उस पर फिर चर्चा प्रारंभ होनी थी, चर्चा प्रारंभ हुई और उसी बीच में चर्चा के दौरान ही वो। और वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। उन्होंने उत्तराखंड में आज से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 1 मार्च से 3 मार्च तक प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी होगी। 1 मार्च को मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिसे लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 और 3 मार्च को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इनमें जो है जहां ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी, उसके साथ साथ भारी बारिश या भारी जो बर्फबारी है वो भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर कल रात को भी जो है वो देखने को मिलेंगी। अन्य जगह बात करें, कल तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है या हेल की एक्टिविटी है वो भी लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में कल जो है कि कल रात और परसों के अर्ली मॉर्निंग में वो देखने को मिलेंगी। जब आप 2 तारीख को जाएंगे तो जो एक्टिविटी है और भी बढ़ेगी। तो पूरे प्रदेश में मैं कहूंगा कि ज्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश है वो चलने वाली है, दिखने वाली है। और साथ में जो भारी बारिश या बर्फबारी है तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उन सब में भी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित मलिक के बगीचे में 8 फरवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए दंगे में अब कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम के द्वारा दंगे प्रभावित क्षेत्र में निरीक्षण किया गया है। वहीं दंगे को लेकर लोगों से बातचीत भी की गई और इस पूरी घटना में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसको मजहर नईम नवाब राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे। देखिए, जो 8 तारीख की घटना बनभूलपुरा क्षेत्र में घटी है, थाने को भी आग लगाई गई और 100 से ऊपर वाहन जले हैं। ये गंभीर घटना है, कलंकित करने वाली है उत्तराखंड में। इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार के मुखिया के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी अगले दिन आकर के घटना की जानकारी ली और पीड़ितों से भी मिले, सबसे बात की उन्होंने। मुख्य सचिव भी मिले, प्रमुख सचिव और आपके पुलिस महानिदेशक भी आए और हमारी केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम भी यहां आई। उन्होंने भी अपने स्तर से देखा है। महिला आयोग की टीम भी अभी अपना दौरा किया है, उन्होंने भी अपने स्तर से देखा है। खबर रुद्रपुर से है, जहां ब्रज घाट क्षेत्र के बंगाली समाज के लोगों ने समाज सेवी सुब्रत विश्वास के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। गंगानगर ब्रज घाट क्षेत्र में बसे 40 वर्षों से बंगाली समाज के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। बता दें कि साल 1999 में बंगाली समुदाय के लोग ब्रज घाट क्षेत्र में वोट देने का अधिकार था उन्हें, लेकिन कुछ नेता और अधिकारियों के मतभेद के कारण गंगानगर में बसे बंगाली समाज के लोगों का पहचान पत्र निष्कासित कर दिया गया। वहीं पहचान पत्र की मांग को लेकर अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच और निखिल
भारतीय वास्तु समिति के कार्यकर्ता सुब्रत विश्वास के नेतृत्व में गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ तहसील में तहसीलदार को ज्ञापन देकर मांग की गई। वहीं सुब्रत विश्वास ने कहा कि पश्चिम बंगाल संदेश खली की तरह बीजेपी सरकार भी उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्र में बंगाली समाज के लोगों से इसी प्रकार का भेदभाव कर रही है। ये आरोप लगाए गए हैं। अगर 1 महीने के अंदर पहचान पत्र में के ऊपर वो कार्रवाई अगर नहीं की जाती है तो बंगाली समाज और विभिन्न संगठन सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। ये बंगाली समुदाय की जो मांग थी हमारी कई दिनों से, जो हमारे जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी है, वोटर आईडी कार्ड है और जो जमीनी अधिकार है वो हम लोगों से छीन लिया गया है। और हम लोग यहाँ पर आए हैं कि प्रोटेस्ट करने का हमने दिया है कि हमने ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि 1 माह का समय दे रहे हैं हम। अगर 1 माह के अंदर अगर ये हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये सारे बंगाली समुदाय आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। और किस तरह से उत्तराखंड के अंदर हमारे संग अत्याचार हो रहा है। इस देश के नागरिक होने के बावजूद भी 120 परिवारों को वोट देने का अधिकार नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है। और वहीं हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पहाड़ पर भूस्खलन को रोकने के लिए भूवैज्ञानिकों की टीम ने एक बार फिर से स्थलीय निरीक्षण किया है। बता दें कि डीएम के निर्देश पर सिंचाई विभाग, आईआईटी रुड़की से आए प्रोफेसर और साथ ही यूएलएमएमसी के अधिकारियों ने मनसा देवी पैदल मार्ग पर पहुंच करके निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दावा किया कि इस बार बरसात सीजन से पहले भूस्खलन के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे और साथ ही मनसा देवी मंदिर पर हर साल बरसात के सीजन में भूस्खलन होता है, जिससे कि हर की पौड़ी क्षेत्र खतरे की जद में आ जाता है। पिछले साल डीएम धीराज सिंह गर्बियाल ने पहाड़ी का सर्वे कराया था और ट्रीटमेंट कराने की बात भी कही थी। इसको लेकर के अब तक कई मीटिंग और निरीक्षण भी हो चुके हैं, हालांकि ट्रीटमेंट अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। देवी में जो बार बार ये भूस्खलन हो जाता है बारिश के समय में, तो उसके लिए एक डीपीआर बनाने के लिए कहा गया था। तो सिंचाई विभाग ने एक डीपीआर बना के प्रस्तुत करा है, अभी शासन में है, पहुंच गया वहां पे। तो अभी फिलहाल आईटी के प्रोफेसर साहब को बुला रखा है। इसमें फर्दर और भी हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके लिए। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह से बनाया जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म तो थोड़ा लंबा रहेगा इनका प्रोसेस। शॉर्ट टर्म है कि अभी जो आगामी जो वर्षा काल है उससे पहले कोशिश पूरी है कि इसमें उससे पहले कुछ हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। इसमें डीएम साहब भी काफी एक्टिव हो रखे हैं, उनका काफी इसमें बहुत यह है कि वर्षा काल से पहले इसमें कुछ हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते। और वहीं जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जंगली जानवर, हाथी, भालू, गुलदार, तेंदुआ और शेर के हमले की शिकायत सामने आ रही है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को वन निगम के एक मजदूर की खटीमा सुरई रेंज में लकड़ी काटने के दौरान झाड़ी में घात लगाए बैठे भालू ने हमला करके उसे घायल कर दिया था। वहीं 29 फरवरी की घटना तराई पूर्वी दक्षिण जोला साल रेंज के निवासी प्रताप सिंह के साथ हुई, जहां पर झाड़ी में घात लगाए भालू ने हमला करके उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल व्यक्ति के बाएं पैर और गर्दन पर चोटें आई हैं। ये जंगल में भैंस और बकरी चराने जाते थे। आज अचानक भालू ने इन पर अटैक कर दिया, जिसके कारण से ये घायल हो गए और जानवरों ने भी कुछ हेल्प किया इनकी। इनको इनके परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया है कि भालू के द्वारा इनके ऊपर अटैक किया गया। अभी इनके यहाँ पे आए, हमने पहला ट्रीटमेंट जो होता है, इनके यहाँ कुछ गर्दन में चोटें हैं, कुछ ये लेफ्ट पैर के उसमें चोट आई, तो उसमें कुछ जो पैर में है चोट, उसको सूजन वगैरह थी। तो उपचार देने के बाद अभी हमने अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। और वहीं उधम सिंह नगर में खटीमा मेलाघाट मार्ग और खटीमा पीलीभीत मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं सड़कों की दुर्दशा को लेकर के स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने बताया कि खटीमा मेलाघाट रोड की वर्तमान में 5 किलोमीटर की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करके मार्ग की दशा को सुधार लिया जाएगा। इसी क्रम में खटीमा पीलीभीत मोटर मार्ग में अभी कार्यदायी संस्था का निर्णय लंबित है, जिसका कार्य अभी लोक निर्माण विभाग के पास ही है।
इसी वित्तीय वर्ष में कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। और इसमें जो है अभी हमारे पास वर्तमान में 5 किलोमीटर की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। रिन्यूअल के कार्य की स्वीकृति है और रुपये उसकी लागत लगभग 150 लाख है। उसकी हमने नींद आमंत्रित कर ली है और अभी जो है इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर उपमार्ग की दशा सुधार ली जाएगी। इसी क्रम में जो है खटीमा पीलीभीत मोटर मार्ग जिसकी कुल लंबाई 13.200 किलोमीटर है, अभी क्योंकि ये NH 731 के घोषित हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रुद्रपुर में 198 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर साल 2018 में मुख्य बाजार में अतिक्रमण के दायरे में आए सैकड़ों निर्माण तोड़े गए थे। निर्माण तोड़ने के बाद निगम की तरफ से फुटपाथ बना करके टाइल्स बिछा दी गई थी, लेकिन कई जगह पर अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं हो सकी। बता दें कि अतिक्रमण के मामले को लेकर के पिछले दिनों व्यापारी विधायक शिव अरोड़ा से भी मिले थे। इस मामले को लेकर के विधायक ने उन्हें भरोसा भी दिलाया था कि कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर ग्रीन बेल्ट को छोड़ भी दिया जाए तब भी काशीपुर बाईपास का व्यापार पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। इससे व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। धन्यवाद करना चाहता हूं क्षेत्रीय विधायक माननीय शिव अरोड़ा जी का। इन्होंने ठेली व्यापारियों का बड़ा अच्छा इनके लिए व्यवस्था कर दी गई है, जिससे कि रोज का इनका झंझट खत्म हो गया। रोज इनको इधर से उधर से इधर रोज कर देते थे। अब इनकी एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है, बिल्कुल परमानेंट व्यवस्था कर दी गई है, जिससे कि अब ये हटो बचो वाला काम नहीं होगा। ये ठेली व्यापारियों में बहुत खुशी है और हम व्यापार मंडल भी जिस तरह का सहयोग इनको चाहिए होगा हम इनके साथ खड़े हैं, तन और मन धन के साथ अपने ठेली व्यापारी भाइयों के साथ खड़े हैं। जो भीड़ है जितनी, तो निश्चित रूप से उस बाईपास को चौड़ा होना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। लेकिन सारी चीजों को प्रशासन को देखना चाहिए कि जो व्यापारी भाई हैं वो भी हमारे लोग ही हैं, उनका नुकसान ना हो। कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि वो उसका चौड़ीकरण भी हो जाए और व्यापारियों का नुकसान भी ना हो। देखिए, हम ये कहेंगे जिनको नोटिस मिला है सारे दुकानदार बहुत परेशान हैं, बहुत असमंजस में, और हमारे व्यापारियों की तरफ से एक पैनल बनाया गया है और कमेटी बनाई गई है और 6 लोगों की तरफ से रीट दायर हो गई है। और मैं ये कहूंगा कि हमारे जो दुकानदार हैं उनको बचाने का पूरा प्रयास व्यापार मंडल की तरफ से शासन प्रशासन से मिलकर हर तरीके से प्रयास करा जाएगा कि हमारे दुकानदारों के साथ कोई भी गलत काम ना हो। अगली खबर देहरादून से है, जहां के एक फ्लैट में संदिग्ध अवस्था में नाबालिग युवती का शव मिला है। पुलिस को सूचना मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। वहीं मामले पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि युवती बिहार की रहने वाली थी और लुथरा परिवार में केयरटेकर का काम करती थी। उन्होंने कहा कि लुथरा फैमिली अपना सामान जो है वो शिफ्ट कर रही थी, लेकिन इस दौरान नाबालिग के न मिलने पर जब उसे ढूंढा गया तो वो बाथरूम में स्टूल के सहारे कपड़े के तार से वे लटकी हुई दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच को लेकर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिस पर नाबालिग लड़की हाथ में स्टूल लेकर के बाथरूम की तरफ जाती हुई दिखाई दी और करीब आधे घंटे बाद में उसका शव लटका हुआ मिला। देखिए, एक नाबालिग लड़की थी करीब 15 साल की। ये लोग फैमिली बिहार के रहने वाली है और यहाँ पर एक लूथरा फैमिली जिनके यहाँ पर ये काम करती थी वहीं रहती थी वो, और उनके 2 बच्चे उनकी केयर टेकर ग्रुप में काम करती थी। और इसमें इनकी जो वाइफ है जो लूथरा जी की, वो टीचर है, स्कूल में पढ़ाती, बाकी इनका बिजनेस है अपना। और आज घर की शिफ्टिंग कर रहे थे नीचे की फ्लोर से ऊपर की फ्लोर पर, और ये जो नाबालिग लड़की थी वो करीब 1 घंटे तक नहीं दिखाई दी। जब उन्होंने देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला था और एक कपड़े के सहारे स्टूल लगाकर उसने हैंगिंग करी थी। इसकी देखिए, बड़ा दुखद है और एक बड़ा अपराध घटित हुआ है। अभी हम लोग यहाँ मौके पर आए हैं तो प्राइमा फेसी मैंने ये कहा है कि उन लोगों की गिरफ्तारी तुरंत हो जाए कि जिन लोगों ने एक बाल श्रमिक के रूप में उसको घर में रखा, ये भी एक अपराध है। और उसके बाद क्योंकि पोस्टमार्टम हो रहा तो बहुत जल्दी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वो मर्डर है या आत्महत्या है। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर वो आत्महत्या भी है तो किन कारणों से उसको आत्महत्या करनी पड़ी, उसके कारणों पर जाना पड़ेगा और निश्चित तौर पर जिसने भी अपराध किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे।
एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ आने पर पता चला, कुछ आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि बच्ची उस घर में काम करती थी। नाबालिग बच्ची है, छोटी बच्ची है। यही बड़ा गलत हो रहा था कि एक छोटे बच्चों से इस तरह से जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग किशोरी की जो है आत्महत्या का मामला सामने आया है। अभी आपने विधायक की जो है सुना कि वो जो है पूरे मामले में उन्होंने जांच के आदेश जो है पुलिस को दिए हैं। एसएसपी की जो है आपने सुना एसएसपी को कि वो भी इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा इस घटना पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस खबर पर जो है सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि नाबालिग बच्ची जो है केयरटेकर के तौर पर जो है एक घर में काम कर रही थी। नाबालिग को काम पर रखना ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा करता है और साथ ही इस पूरे मामले की जो है कई पहलुओं के आधार पर जांच की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिली है। सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के 61वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। पिछले साल की सूची में सीएम धामी 93 नंबर पर थे। वहीं राज्य में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कराने और सख्त नकल विरोधी कानून बनवाने से सीएम धामी को विशेष पहचान मिली है। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा सत्र का चौथा दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ था। सत्र की कार्यवाही के दौरान प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिन पहले सीएससी चौंड जिला अस्पताल में चिकित्सक न होने की वजह से हेरवाल गांव की 2 गर्भवती महिलाओं की रास्ते में ही मौत होने का जो मामला था वो सदन में गरमाया रहा। इस दौरान प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड बने हुए 24 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पहाड़ की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्थिति में ही है। जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यह घटना बहुत दुखदायी है और सीएमओ के माध्यम से जांच बैठा दी गई है। देखिए, जो प्रतापनगर की घटना हुई वो घटना सच में काफी दुखदायक घटना है। और जब मुझे पता चला कि उस दिन जो है वहां पे तीनों डॉक्टर अनुपस्थित, तो जिस भी डॉक्टर की जवाबदेही थी हमने सीएमओ से उसकी इंक्वायरी करा दी थी और सीएमओ ने जो भी आख्या दे रखी है शासन को उसके जो है आज हम उस पर निर्णय ले रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तीन डॉक्टर एक ही दिन में अनुपस्थित थे और उनको जवाब भी मांगा गया था। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य में जब 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज फ्री हो चुका है। मैं लगातार सरकार से मांग कर रहा हूं, वहां 9 डॉक्टर की स्वीकृति है और जिस दिन यह घटना हुई उस दिन वहां एक भी डॉक्टर तैनात नहीं। अब माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई से नहीं चलने वाला। सच्चाई तो है, इस प्रदेश के लिए चैलेंज है। इस प्रदेश के लिए ये गंभीर समस्या है कि पहाड़ों पर डॉक्टर, जब उत्तर प्रदेश था तब टिहरी जैसे जनपद में पूरे डॉक्टर होते थे और आज उत्तराखंड बनने के बाद डॉक्टर नहीं है। सरकार को चाहिए कि डॉक्टरों की और खासकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती करे, जिससे गांव घर में रहने वाला माता बहन गरीब लोगों को इलाज मुहैया हो सके। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ दल बीजेपी लगातार संगठन और केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस लगातार अपनी तैयारी में जुटी हुई है और तमाम दिग्गज नेता उत्तराखंड आ रहे हैं और बैठकों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बैठकें की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 2 से 3 दिनों में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में फिर से की जाएगी।
लगातार बैठकें चल रही। हमारे जो प्रभारी है 5 वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमारे जो नीचे के रूट्स को मजबूत करना वो काम चल रहे हैं। आदरणीय खड़गे जी आए, बीच में हमारी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन साहब यहाँ बख्शरण दास जी आए, हमारी बहन अलका लांबा जी आई, गुरदीप सप्पल यहाँ आए जिन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक की, और हमारी आदरणीय शैलजा जी 2 महीने के कार्यकाल में 3 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। वो विभिन्न किस्म की बैठकें ले रही हैं। हमको दिल्ली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में दोबारा बुलाया गया था, फिर से कल और परसों में बैठकें हैं। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ज्यादा मजबूती से इस बार काम कर रही है। मुद्दे भी अनेकों हैं। उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hey mom, hey, look.